कैसे हैं मित्रों। एक बार फिर से मैं आपके बीच हूं और मोदी शासन में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उन सभी आंदोलन में एक चीज कॉमन थी। उन सभी आंदोलन के बारे में कहा गया कि इन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतें प्रोत्साहित कर रही हैं, इन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतें फंडिंग कर रही हैं। मोदी के जो राजनीतिक विरोधी हैं और जो विदेशी ताकतें हैं वो ऐसे आंदोलन को फंडिंग कर रही हैं। चाहे नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग में खड़ा हुआ आंदोलन हो या फिर गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पे काले कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चला आंदोलन हो, सभी के बारे में कहा गया कि इन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतें फंडिंग कर रही हैं। जो मोदी विरोधी ताकतें हैं वो इन्हें फंडिंग कर रही हैं। तो मैं भी तो 2 साल से मोदी सरकार के खिलाफ लिख रहा हूं, बोल रहा हूं और मेरी भी फंडिंग हुई है और उसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं। तो मुख्य मुद्दे पे आते हैं। असम के भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह की भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी के परिवार के बारे में कर रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय, बेहद ही अशोभनीय भाषा है जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। भाजपा के ही अब तक के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हमारी वैचारिक भिन्नता हो सकती है लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। हम सभी इस देश के नागरिक हैं और इस देश को आगे ले जाने का बोझ भी हमारे कंधों पे ही है। चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आप के हों या किसी भी अन्य राजनीतिक दल के। ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा प्रयोग की गई भाषा एक राजनीतिक दुश्मनी की भाषा जान पड़ती है। वो बोल रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को पिछले 10 दिनों से सुन रहा हूं। वो कभी देश को राज्यों का संघ बताते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। इनके अंदर जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। और उसके पूर्व उन्होंने राजीव गांधी के उनके पिता होने पे सवाल उठाया। ये कितनी निंदनीय बात है और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के किसी बड़े नेता द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। हम एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, एक दूसरे की कमियों को उजागर कर सकते हैं, एक दूसरे के शासन काल में कहां चूक हुई उसको मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आधार पे इस तरह का आरोप लगाना कहां तक सही है। किसी के माँ बाप को अपनी गंदी सोच, अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाना कहां तक सही है। आप राजनीति करें, आप राजनीति में हैं तो राजनीति करें, लेकिन किसी के माँ बाप को
अपनी गंदी राजनीति का शिकार ना बनाएं। और ये सिर्फ व्यक्तिगत आरोप नहीं, ये जैसा कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, ये भटकाने की कोशिश है। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पे आ रही है। जनता सवाल पूछ रही है कि हमने जो 5 साल दिए उस 5 सालों में आपने क्या किया। हमने जो 7 साल मोदी सरकार को दिए उन 7 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया। कितने स्मार्ट सिटी बने, कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला, गंगा कितनी साफ हुई, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ। देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर आए थे और देश की मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं और घाटे में चल रही प्राइवेट कंपनियों में सरकारी पैसा लगा रहे हैं। विदेश नीति के मोर्चे पे सरकार इस कदर घिरी हुई है कि आए दिन चीन के विवादित सीमा के अंदर कहीं कॉलोनी बनाने का, कहीं पुल बनाने का, कहीं से अरुणाचल प्रदेश से भारतीय युवा को अगवा करके ले जाने की खबरें आती हैं। और छोटे छोटे देश, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो गुप्त निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया था और जो आसपास के छोटे छोटे देश भारत के साथ खड़े हुए थे, वो सभी देश देश को आंखें दिखाते हैं। यही प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी की विदेश नीति की असलियत है। न आंतरिक मोर्चे पे सरकार सफल है, न विदेशी मोर्चे पे सरकार सफल है, तो जनता का सवाल पूछना लाजमी जान पड़ता है और जनता पूछ रही है। और इन्हीं सवालों से खार खाए भाजपा के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हमले कर रहे हैं, जिससे बहस की दिशा को मोड़ा जा सके। पहले तो इन्होंने हिजाब के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की और ये मुद्दा बन नहीं पाया, तो अब व्यक्तिगत हमले पे चले आए। अगर आपने 5 साल अगर जनता की सेवा की होती, जनता के मुद्दों को हल किया होता, तो ऐसे मुद्दे फिजूल के मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पिछले 5 साल से भाजपा की राज्य सरकार है और पिछले 7 साल से केंद्र की मोदी सरकार कैसी नीति बना रही है, उस पे ध्यान दीजिए। जनता किसी सरकार को चुनकर भेजती है तो ये उम्मीद करती है कि सरकार जो नीतियां बनाएगी वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर होगी। लेकिन मोदी सरकार का सारा कुछ चुनाव के इर्द गिर्द होता है और चुनाव लड़ने में जिस भारी धनराशि का उपयोग मोदी सरकार और भाजपा करती है, उस भारी धनराशि को फंड करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट के इर्द गिर्द नीतियां बनती हैं और यही इस देश की बर्बादी का कारण बना हुआ है। और यही कारण है कि देश के 2 सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संपत्ति दिन दूनी 4 चौगुनी बढ़ रही है
और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो व्यापार करते हैं ये स्वच्छ व्यापार नहीं है, ये क्लीन बिजनेस नहीं है। कल को अगर सत्ता बदलती है तो निश्चित तौर पे इन्होंने जो मोदी शासन के दौरान इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, इनको जो सरकारी ठेके मिले, जो सरकारी छूट मिली, उसकी जांच होगी और जहां भी गलतियां पाई जाएगी कार्रवाई होगी। ऐसा इन कॉरपोरेट घरानों को मानकर चलना चाहिए। ये देश अगर सोने की चिड़िया थी और जिसे अंग्रेजों ने लूटा था, तो 2014 में जब मोदी शासन को सत्ता मिली, उस समय भी ये देश एक सोने की चिड़िया जैसी ही थी और जिसे मोदी सरकार के कॉरपोरेट मित्रों ने लूटा और मोदी जी ने जी भर कर लूटने का मौका दिया। नहीं तो तराजू के एक पलड़े पे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, करोड़ों में बढ़ती जा रही है, और दूसरे पलड़े में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो रही हैं? ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं क्योंकि ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि देश को बर्बाद करके कुछ कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, उनसे चुनावी धनराशि ली जाए, चुनावों में उस भारी धनराशि का उपयोग कर फिर से चुनाव जीता जाए और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहे। और हमें इस प्रक्रिया को तोड़ना है। हमें इस बार जो हमें मौका मिला है उसमें मोदी सरकार को बताना है कि भारत की जनता कोई भेड़ बकरी नहीं है जो राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे पे बहकी चली जाएगी और मोदी सरकार के झांसे में आके फिर से वही गलती करेगी जो पिछले 5 साल या 7 साल पहले किया था। इसलिए अपने मत का सोच समझ के उपयोग करें, सोच समझ के मतदान करें, भाजपा को हराने का काम करें, एक ऐसी सत्ता का निर्माण करें जो जात पात, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चले, इनके बीच दीवार खड़े करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करे। जय हिंद दोस्तों।